मम्मी जी जल्दी चलो ना, आपकी वजह से रोज मुझे मंदिर जाने में देर हो जाती है, जबकि घर के सारे काम भी मुझे ही करने होते हैं। फिर पता नहीं आपको नहाकर तैयार होने में देर कैसे हो जाती है। अरे बहू, अब इसमें मेरी क्या गलती? मेरा बूढ़ा शरीर है, सब कुछ धीमे धीमे ही कर पाती हूँ। हाँ, अभी आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो मम्मी जी। अच्छा आप चलिए, लौटकर मुझे सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है। स्नेहा और उसकी सास उर्मिला जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर उनके घर के पास ही था। स्नेहा, यहीं बाहर ही चप्पल उतार दे, इधर कोने में, ताकि कोई चुरा ना ले। अरे क्या आप भी माँ जी, ये सब कुछ नहीं होता। भला चप्पल कौन चुराएगा? मैं तो यहाँ मंदिर के सामने ही उतारूंगी, ताकि बाहर निकलकर पहनने में आसानी हो। ठीक है, जैसा करना है कर। तू कभी मेरी कोई बात सुनती भी कहाँ है? दोनों सास बहू ऐसे ही लड़ते झगड़ते मंदिर के अंदर जाती हैं और शिव जी पर जल चढ़ाती हैं। लेकिन जब उर्मिला और स्नेहा बाहर निकलती हैं, तो स्नेहा जोर से चिल्लाती है, मेरी चप्पल, मेरी चप्पल कहाँ गई? हैं? कहाँ गई? यहीं कहीं होगी, जरा ठीक से ढूंढ। अरे आपको क्या मैं अंधी दिखती हूँ माँ जी? मैंने सब जगह देख लिया, चप्पल कहीं भी नहीं है। रुक, मैं देखती हूँ। उर्मिला चप्पल इधर उधर ढूंढने लगती है, मगर उसे भी कहीं नहीं मिलती। हाय रे, कितनी कीमती चप्पल थी मेरी, 2 दिन पहले ही मंगल बाजार से खरीद कर लाई थी। कितनी सुंदर थी और कितनी सॉफ्ट भी। हाय रे। स्नेहा को चप्पल के लिए ऐसे रोते देखकर मंदिर आने वाली औरतें रुक जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। हे भगवान, स्नेहा, अब ऐसे चप्पल के लिए रोना बंद कर। देख, सब औरतें हमें ही देख रही हैं। अरे तो देखने दो ना माँ जी, मेरी प्यारी चप्पल चोरी हो गई और अब मैं उसका शौक भी न मनाऊं। हाँ। तभी एक औरत निर्मला, जो कि मंदिर की साफ सफाई का काम करती थी, स्नेहा से कहती है, अरे दीदी जी, पिछले कुछ समय से ये मंदिर के बाहर से कुछ ज्यादा ही चप्पलों की चोरियां होने लगी हैं। बेहतर यही होगा कि सब लोग अपनी अपनी चप्पलों का ध्यान रखें। हाँ। अरे, तो तुम तो यहीं मंदिर के पीछे वाली झोपड़ी में ही रहती हो ना, और सुबह शाम मंदिर में साफ सफाई का काम भी करती हो, तो तुम ही ध्यान दे दिया करो। अरे, तो क्या मैं 24 घंटे यहाँ लोगों की चप्पलें देखती फिरूंगी? मेरा काम मंदिर की सफाई करना है, चप्पलों की देखरेख करना नहीं। हाँ, बड़ी आई। इतना कहकर निर्मला वहां से गुस्से में चली जाती है और स्नेहा और उर्मिला भी घर आ जाती हैं। कितनी बदतमीज औरत थी वो। काम तो मंदिर की सफाई का है, मगर गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है उसके। यहाँ मेरी चप्पल चोरी हो गई और आपको उसकी पड़ी है। चलिए, अब आप जल्दी से मुझे 500 रुपए दे दीजिए मम्मी जी। हैं? 500 क्यों भाई? नई चप्पल लाने के लिए। और किस लिए मम्मी जी? अब मैं नंगे पैर तो यहाँ वहाँ नहीं जा सकती ना। हाँ। हे भगवान, सुबह सुबह 500 का नुकसान हो गया। आज का तो दिन ही खराब है। उर्मिला बड़बड़ाते हुए स्नेहा को 500 रुपए दे देती है और स्नेहा उनसे अपने लिए नई चप्पल ले आती है। मगर धीरे धीरे मंदिर के बाहर चप्पल चोरी के किस्से बढ़ने ही लगते हैं। एक शाम उर्मिला जब घर के पास ही टहल रही थी, तो वो देखती है कि एक औरत फिर से मंदिर के पास खड़ी होकर हंगामा कर रही थी। अरे रे रे रे, ये तो रोज का ही हो गया अब। अरे अगर इस तरह मंदिर से चप्पलें चोरी होती रहेंगी तो फिर तो लोग मंदिर आना ही छोड़ देंगे। मगर मंदिर आना भी तो नहीं छोड़ सकते। या तो हम घर से नंगे पैर मंदिर आएं, मगर रास्ते में इतने पत्थर भी तो होते हैं। ये सब ना उस निर्मला की ही गलती है। अरे मुझे तो उसी पर शक है, कहीं ये सारी चप्पलें वही तो नहीं चुराती। वहीं दूर खड़ी उर्मिला ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से घर जाती है और सब कुछ अपनी बहू स्नेहा को बताती है। अरे पता है बहू, आज फिर मंदिर के बाहर किसी की चप्पल चोरी हो गई और सबको ही लगता है कि ये काम उस निर्मला का है। क्या? वो मंदिर के पीछे रहने वाली निर्मला का? हाँ हाँ, वही। याद नहीं, उस दिन भी कैसे मुझसे लड़ने लगी थी वो। अरे नहीं नहीं माँ जी, वो तो बेचारी मंदिर में साफ सफाई का काम करती है। वो ये सब चप्पल चोरी का काम क्यों करेगी? आप बेवजह ही उस पर शक कर रही हैं। मत मान मेरी बात तू, लेकिन देख लेना,
एक दिन जरूर। दूध का दूध और पानी का पानी। और एक दिन स्नेहा की छोटी बहन रश्मि उससे मिलने आती है। दीदी कैसी हो? जीजू आप कैसे हो? और मम्मी जी प्रणाम। मैं तो एकदम अच्छी हूँ रश्मि, और तुम्हारे जीजू भी। और मैं भी एकदम बढ़िया। और बता रश्मि बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस अच्छी ही चल रही है। दीदी अब तो 2 दिन मैं आपके ही साथ रहने वाली हूँ। आप मुझे गांव में अच्छा अच्छा खिलाना और घुमाने भी ले जाना। अरे हाँ हाँ रश्मि, वो मंदिर के पास एक बड़ी ही अच्छी चाट वाला अपनी दुकान लगाता है। स्नेहा, तू इसे वहां जरूर ले जाना। ठीक है फिर, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में रश्मि, स्नेहा और उसकी सास उर्मिला मंदिर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उर्मिला उन दोनों से कहती है, स्नेहा, रश्मि, तुम दोनों आज अपनी चप्पल यहाँ कोने में ही उतारना, और ऊपर से ये जो बोरी पड़ी है ना, इसे ढक दो। अरे रश्मि, तू नहीं जानती, यहाँ मंदिर के बाहर ना बहुत चप्पल चोरी होती है। और ये सब बताते हुए रश्मि तीनों की चप्पल एक बोरी के नीचे छिपा देती है। अब ये सब छोड़ना रश्मि, चल हम जल्दी से मंदिर के अंदर से होकर आते हैं। हाँ ठीक है माँ जी, चलिए। तीनों मंदिर चली जाती हैं, और जब तीनों वापस लौटकर आती हैं तो देखती हैं कि बोरी तो कहीं दूर ही पड़ी थी, और तीनों जोड़ी चप्पल की एक एक चप्पल गायब थी। ये तो बहुत अजीब बात है। भला कोई ऐसा क्यों करेगा? ऐसा करने से उसे क्या फायदा होगा? एक काम करते हैं, हम ना आसपास ढूंढते हैं, शायद यहीं कहीं पड़ी हो हमारी चप्पलें। हाँ सही कहा रश्मि, चलो ढूंढते हैं। स्नेहा, रश्मि और उर्मिला मंदिर के आसपास चप्पल ढूंढने लगती हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उर्मिला देखती है कि मंदिर के पीछे निर्मला अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी है, और उसके पास एक बड़ी सी बोरी थी। जल्दी से इसे अंदर ले जाकर रख देती हूँ, रात में देखूंगी कि इनका क्या करना है। हाँ। उर्मिला निर्मला की सारी बात सुन लेती है और गुस्से में उसके पास आ जाती है। मुझे तो पता ही था कि ये सब के पीछे तू ही है। उर्मिला को चिल्लाते हुए सुनकर रश्मि और स्नेहा भी वहां आ जाती हैं। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप यहाँ निर्मला के पास क्या कर रही हैं? मैंने तुझसे कहा था ना स्नेहा कि ये निर्मला ही चप्पल चोर है। हाँ, और मैंने भी आपसे कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं नहीं, लेकिन इनको तो लगता है कि सब गरीब आदमी चोर ही होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ये सब सुनने वाली नहीं हूँ। निर्मला और उर्मिला को लड़ते हुए देखकर वहां और भीड़ जमा होने लगती है। ये देखकर रश्मि कहती है, अरे अरे, आप दोनों रुक जाइए। और आंटी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि निर्मला ने ही चप्पलें चोरी की हैं? अरे ये बोरी नहीं देख रही तू इसके पास? अभी अभी ये खुद से बातें कर रही थी कि बोरी को घर में छिपा देगी, और फिर रात में जब सब सो जाएंगे तब इनको ठिकाने लगाएगी। मुझे तो लगता है इस बोरी में ही सबकी चप्पलें हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? फिर तो मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कि इस बोरी में क्या है। ये देखो। निर्मला बोरी खोलकर सारा सामान जमीन पर गिरा देती है, और बदबू सब तरफ फैल जाती है। ओहो, छी छी, कितनी गंदी बदबू है। इस बोरी में तो सिर्फ कूड़ा था। हैं? तो अगर इसने चप्पल नहीं चुराई तो फिर किसने? तभी अचानक से पीछे से एक बकरी की आवाज आती है। सब लोग पीछे पलटकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि एक बकरी ने अपने मुंह में चप्पल दबा रखी थी। सब मिलकर बकरी के पीछे पीछे भागने लगते हैं, और बकरी भागते हुए भोलू के पास उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन वो बकरी घर के अंदर जाने के बजाय घर के पीछे की तरफ भागती है, क्योंकि घर के पीछे ही उस बकरी ने सभी चप्पलें छिपा रखी थी। ये लो, मतलब ये भोलू की बकरी थी चप्पल चोर। हाँ, सबकी चप्पलें इसने ही चुराई थी, और यहाँ तो सारे सबूत भी हैं। सही कहा दीदी आपने, ये बकरी तो बड़ी ही कमाल की निकली। मैं, और मैंने उस बेचारी निर्मला पर इल्जाम लगा दिया। मुझे माफ कर दे निर्मला, मुझसे गलती हो गई। देर आए दुरुस्त आए। सभी लोग
ये चप्पल चोरी के किस्से पर हंसते हैं और फिर अपनी अपनी चप्पलें लेकर घर लौट जाते हैं। कई सालों से रीमा गांव के बाजार में अपनी चाय की टपरी लगा रही थी, मगर कोई भी उसके पास चाय पीने नहीं आता था, जबकि रीमा की चाय बहुत स्वादिष्ट होती थी। हर रोज की तरह आज भी सुबह सुबह वो अपनी चाय की टपरी पर पहुंच जाती है। मैं तो हर रोज समय पर आ जाती हूँ, मगर और कोई नहीं आता। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब मेरी चाय की टपरी चल पड़ेगी। तभी वहां रीमा की बचपन की दोस्त श्रेया आ जाती है। क्या बात है रीमा, आज फिर कोई नहीं आया तो खुद से बातें करने लग गई। चलो जरा एक कप चाय तो पिलाओ। क्या तू भी श्रेया? वैसे तो और कोई आता नहीं है, लेकिन तू मुफ्त की चाय पीने जरूर आ जाती है। हाँ तो और क्या, अब अगर गांव में मेरी बचपन की सहेली ने ही चाय की टपरी खोल रखी है तो भला मैं किसी और के पास चाय पीने क्यों जाऊंगी? हाँ, अरे तो कभी कभार पैसे भी दे दिया कर चाय के। हाँ हाँ, एक दिन जरूर दूंगी। एक दिन देखना, जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं अपने पति को लेकर चाय पीने आऊंगी, तो फिर वो तुझे पैसे जरूर देगा। लेकिन श्रेया, जैसे मेरी चाय की टपरी पर लोगों का आना नामुमकिन है ना, वैसे ही तुम्हारी शादी होना भी नामुमकिन है, समझी? अरे जाओ जाओ रीमा, मेरी शादी जरूर होगी। हाँ, अरे तू 32 साल की हो गई है, अब तो शादी के ख्याल छोड़ दे। बुढ़िया कहीं की। क्या तूने मुझे बुढ़िया कहा? जा, अब तो मैं कभी नहीं आऊंगी तेरी चाय की टपरी पर। इतना कहकर श्रेया वहां से गुस्से में चली जाती है और रीमा सोचती है, ये तो इसका रोज का है, अभी जा रही है और कल सुबह फिर से आ जाएगी। मैं अपने काम पर ध्यान देती हूँ। लेकिन असल में तो रीमा के पास कोई काम था ही नहीं। रोज की तरह वो पूरा दिन चाय की टपरी पर बैठी रही और लोगों के आने का इंतजार करती रही। वहीं रीमा की टपरी के सामने ही भोलू की चाय की टपरी थी, जहां पर दिन भर आदमी बैठे रहते थे। हाँ, पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। माँ पिताजी के जाने के बाद जो भी पैसे बचे थे उनसे मैंने ये चाय की टपरी खोल ली, लेकिन यहाँ तो कोई आता ही नहीं और सब के सब इस भोलू की चाय पीने पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ? हाँ, अब तो रीमा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी रीमा की टपरी के नीचे एक काली बिल्ली आकर बैठ जाती है और उसी वक्त रीमा अचानक से उठती है और टपरी के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो गांव वालों। रीमा के चिल्लाने की वजह से सभी गांव वाले रुक जाते हैं। अरे क्या हो गया इसे, क्यों चिल्ला रही है? अरे बहन, मुझे लगता है ये चाय की टपरी इसी की है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये चाय की टपरी मेरी है और मैं यहाँ बेचती हूँ जादुई चाय। रीमा की बात सुनकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। हैं? क्या कहा? जादुई चाय? भला ऐसा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, मेरी चाय में एक खास जादू है। जो कोई भी मेरी चाय पीकर जाएगा, उसका कोई भी बिगड़ा हुआ एक काम बन जाएगा, उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। बस चाय पीते वक्त आपको उसी के बारे में सोचना है। हाँ। रीमा की बात सुनकर सभी गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। भला ऐसा कैसे मुमकिन है, चाय पीने से बिगड़े काम बन जाए? मुझे तो यकीन नहीं। अब क्या पता राधिका बहन कि इसकी बात सच ही हो। एक बार चाय पीने में क्या बुराई है, चलो पीकर देख लेते हैं। मुझे एक कुल्हड़ वाली चाय पिला दो रीमा, मेरे बच्चे का कल रिजल्ट आने वाला है, बस वो किसी तरह से पास हो जाए, यही मेरी इच्छा है। और कई दिनों से ना मेरे पति की एक पुरानी खानदानी जमीन पर मसला चल रहा है, वो काम भी बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ हाँ, अभी सबको कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ, बस शर्त यही है कि दिल लगाकर अपनी इच्छा के बारे में सोचना, तभी वो पूरी होगी। सभी लोग रीमा की चाय पीकर चले जाते हैं। रात में जब घर जाने का समय आता है तो वो सोचती है, वाह वाह क्या दिन था, आज तो मेरी खूब कमाई हुई। रीमा कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये बिल्ली की आवाज? रीमा अपनी टपरी के नीचे देखती है तो वो काली बिल्ली अभी तक वहां बैठी थी। अरे वाह, कितनी प्यारी बिल्ली है। माँ को भी बिल्लियां कितनी पसंद थीं। बचपन में मैं और माँ हमेशा बिल्लियों को दूध पिलाते थे।
चलो म्याऊ, तुम्हें घर ले चलूं। आज से हम दोनों साथ रहेंगे। रीमा उस बिल्ली को अपने साथ घर ले जाती है। ये लो म्याऊ, दूध पियो। उफ, आज तो मुझे लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने फायदे के लिए सबसे झूठ बोला। सच तो ये है कि मेरी चाय में कोई जादू था ही नहीं, मगर मैंने सबसे झूठ बोला ताकि सब लोग मेरी चाय पीने आए। अब अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो सब पता नहीं क्या करेंगे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बिल्ली दूध पीते हुए रीमा की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। पता नहीं मैं तुमसे बातें क्यों कर रही हूँ। कौन सा तुम्हें कुछ समझ आ रहा होगा? रीमा बिल्ली को दूध पिलाकर खुद भी सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो बिल्ली को साथ लेकर फिर से अपनी टपरी पर पहुंच जाती है। रीमा टपरी खोलती ही है कि तभी वहां फिर से श्रेया आ जाती है। अरे रीमा, मैंने सुना कि कल मेरे जाने के बाद तेरी टपरी पर बहुत लोग चाय पीने आए। हाँ भाई, लोग मेरी चाय पीने आए ना आए, जादुई चाय पीने तो जरूर आएंगे। जादुई चाय? इसका क्या मतलब रीमा? मतलब ये श्रेया कि कल मैंने सभी लोगों से एक झूठ बोल दिया। क्या? कैसा झूठ? यही कि मैं आम चाय नहीं बल्कि जादुई चाय बेचती हूँ। जो भी मेरी चाय पिएगा उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। वाह वाह, कमाल कर दिया तूने तो रीमा। अरे तू हंस क्यों रही है श्रेया? मैंने क्या तुझसे कोई मजाक किया है? ये सुनकर श्रेया अपनी हंसी रोक कर कहती है, नहीं नहीं, मजाक तो नहीं किया, लेकिन अपनी शामत जरूर बुला ली। अरे जो मुमकिन नहीं था सबसे वो क्यों कहा? अब जब वो सब लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और वो तुमसे आकर शिकायत करेंगे, तब क्या करोगी तुम? मुझे नहीं पता श्रेया, मैं बस खाली बैठे बैठे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। और अभी मैंने आगे का कुछ भी नहीं सोचा है। रीमा ने इतना कहा ही था कि तभी वो दोनों देखते हैं कि सब गांव वाले जिन्होंने रीमा के हाथ की चाय पी थी, वो सब उनकी चाय की टपरी की तरफ ही चले आ रहे थे। बाप रे, वो देख रीमा, सभी गांव वाले इधर ही आ रहे हैं। पता नहीं अब ये सब गुस्से में क्या करेंगे। और अब तो तुमने जो किया है ये तो झेलना ही पड़ेगा ना। वाह वाह, बड़ी अच्छी सहेली निकली तू तो श्रेया। जरूरत पड़ने पर मेरा साथ छोड़ देगी तू? हाँ हाँ, जरूरत पड़ने पर साथ दूंगी, लेकिन मार खाने में नहीं। रीमा को लग रहा था कि कहीं सभी गांव वाले आकर उसकी टपरी ही बंद न करवा दें, लेकिन जैसे ही वो लोग आते हैं तब, अरे रीमा, तेरी चाय ने तो कमाल ही कर दिया। तेरी चाय पीने के बाद मेरा बेटा सचमुच पास हो गया। मेरी इच्छा पूरी हो गई। वाह वाह, अब तो मैं रोज तुम्हारी चाय पीने आऊंगी। हाँ, और हमें भी जमीन मिल गई रीमा। सब लोगों की बातें सुनकर रीमा और श्रेया चौंक जाती हैं। अब चाय मिलेगी या नहीं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, अभी बनाते हैं ना। ए रीमा, देख सब खड़े इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चाय बनाना। हाँ हाँ हाँ, बनाती हूँ ना। धीमे धीमे सारे गांव में ये खबर फैल जाती है कि रीमा जादुई चाय बेचने वाली औरत है। बहन जी, मुझे भी आपकी जादुई चाय पीनी है। मेरी शादी को 7 साल हो गए, मगर अभी तक बच्चा नहीं हुआ। क्या पता आपकी चाय पीकर मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए। रीमा उस औरत को चाय पिला देती है, लेकिन आज जब वो घर जाती है तो बहुत दुखी होकर जाती है। कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई, मगर पता नहीं बाकियों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उन्हें कितना दुख होगा। म्याऊ, ये लो, दूध पी लो। लेकिन तभी अचानक से वो बिल्ली बोलने लगती है। रीमा, जो भी तुम्हारी चाय पीकर जाएगा और दिल से इच्छा मांगेगा, वो जरूर पूरी होगी। बिल्ली को बोलता हुआ देखकर रीमा चौंक जाती है। ये क्या, तुम बोल सकती हो? मैं एक जादुई बिल्ली हूँ और तुम हमेशा मुझे दूध पिलाती हो, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करूं। वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका तो यही मतलब हुआ कि अब मैं सचमुच जादुई चाय बेचने वाली औरत बन गई हूँ। रीमा अपनी नई पहचान से बहुत खुश होती है और फिर वो इसी तरह गांव में जादुई चाय बेचती रहती है। धीमे धीमे उसकी किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है और वो गरीब से अमीर बन जाती है।